जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे डे 16 का पार्ट 1 सीखेंगे। अध्याय 3 चल रहा है, प्रश्नावली 3.2 चल रही है। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 15 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से डे 1 से लेके डे 15 तक मेरी वीडियो पर हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप हो तो मैं ही हूँ। ध्यान से वीडियो पर बने रहें। आज का उदाहरण नंबर पढ़ेंगे अपन 6। डियर स्टूडेंट, ये पुरानी बुक में उदाहरण नंबर 8 होगा। पुरानी बुक में उदाहरण नंबर कौन सा हुआ है? 8 हो गया, 9 को याद नहीं है मुझे। नई बुक के हिसाब से उदाहरण नंबर 6 है। पर क्या है, पुरानी बुक में जो पुरानी बुक में एक दुकान में नहीं दिखाई दे रहा। मतलब पुरानी बुक में है ना, उसमें एक दुकान में जो है ना वो बुक में लिखा हुआ नहीं आया है। तो आपके पास जो पुरानी बुक है ना, नई बुक में तो एक दुकान में लिखा आया है, बाकी 2 पेंसिल से है ना पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन पुरानी बुक को चाहे नई बुक को सेम टू सेम लिखा है। पर अब इतना सा निवेदन कर रहा हूं मैं, जो एक दुकान में लिखा है ना इतना सा, ये पुरानी बुक में लिखा हुआ नहीं है। अब उदाहरण नंबर चेक कर लेना पुरानी बुक में कौन सा है। पर नई बुक में उदाहरण नंबर 6 है और एक दुकान में लिखा है। जो पुरानी बुक है ना उसके आगे कुछ लिखा होगा तो उसके आगे लिख लेना एक दुकान में, क्योंकि पृष्ठ में एक दुकान में और लिखना है। पर पुरानी बुक में लिखा नहीं है, नई बुक में लिख रहा है। इसलिए आप सभी से बोल रहा हूं कि पुरानी बुक में है ना 2 पेंसिल के पहले एक दुकान में और लिख लेना, फिर आपका पूरा पृष्ठ कंप्लीट हो जाएगा। तो पुराने पृष्ठ को आसानी से अपन हल करेंगे। ध्यान से ना, एक बार लास्ट पर बोल रहा हूं, पुरानी बुक में है ना एक दुकान में और लिख लो, जिससे पूरा पृष्ठ कंप्लीट हो जाएगा। पुरानी बुक में लिखा हुआ नहीं आया, ये नई बुक में लिखा हुआ आया है। अब ध्यान से देखना प्रश्न अपन कैसे करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे बोला है, देखिए जब भी भाषा वाले पृष्ठ आते हैं, मैंने आपको कई बार सिखा दिया है, जब भी भाषा वाले पृष्ठ आते हैं सबसे पहले आपको x देखना पड़ता है, y देखना पड़ता है। अब आप x कैसे देखोगे, y कैसे देखोगे, ध्यान से वीडियो पर बने रहना। आपसे क्या बोला, देखिए एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। एक दुकान है, उसमें 2 पेंसिल हैं, 3 रबड़ों हैं, का मूल्य कितना है? 9 रुपए है। और 4 पेंसिल 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18 है। रबड़ों मतलब रबड़ होती है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य कितना? 18 रुपए है। आपसे बोला है प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, आपको प्रत्येक पेंसिल है और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो सिंपल से प्रत्येक मतलब होता है आपको बताना है एक पेंसिल एक रबड़ का जो मूल्य है वो कितना आएगा, यानी एक पेंसिल कितने रुपए की आई और एक रबड़ कितने रुपए की आई। तो आपको यह ज्ञात करना है कि डियर स्टूडेंट कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या मानेंगे, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य अपन x रुपए मान लेंगे और प्रत्येक रबड़ का मूल्य अपन 12 रुपए मान लेंगे। फिर ऊपर वाले से यहां से बनाएंगे अपन समीकरण 1 और यहां से बनाएंगे समीकरण 2। समीकरण 1 आ जाएगी, समीकरण 2 आ जाएगी। उसके बाद किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। आई होप, आशा करता हूं आप सभी को प्रश्न पूरा समझ में आया होगा। तो अपन ने क्या सीखा, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लेंगे और प्रत्येक रबड़ का मूल्य 12 रुपए मान लेंगे। तो मानते हैं अपन कि माना कि क्या लिखा आपने, माना कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे अपन? रुपए x। रुपए का साइन आगे लगाते हैं। अगर रुपए लिखोगे, देखो ऐसे रुपए लिखोगे, RS लिखो तो पीछे लिखना, रुपए का साइन लगा दो तो आगे लगाते हैं अपन। कोई प्रश्न में रुपए का साइन आगे लग रहा है, इसलिए रुपए का साइन ये वाला आगे लगा दिया। और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य पर x रुपए माना आपने, और क्या निकालना आपको? रबड़ याद करना है। और प्रत्येक रबड़ का मूल्य और प्रत्येक रबड़ का मूल्य क्या मान लोगे आप? 12 रुपए मान लोगे। प्रत्येक रबड़ मूल्य 12 रुपए मान लोगे। आपको प्रत्येक रबड़ का मूल्य, प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना था। पेंसिल आपने x माना, रबड़ आपने y माना। अब बनाओगे पहला समीकरण। तो पहला समीकरण बनाओगे तो पहले क्या लिखा जाता है? पहला प्रश्नानुसार, जो बाकी प्रश्न आप सभी को मैं करा चुका हूं। तब लिखोगे पहला प्रश्नानुसार।
लिखोगे आप पहला प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना, हम पहली समीकरण अपन कैसे बनाएंगे। देखिए आपसे बोला क्या डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। देखो 2 पेंसिल, क्या बोला, 2 पेंसिल, 2 लिखा मैंने पेंसिल, पेंसिल कौन माना अपन ने, एक्स माना, तो कौन लिख दूंगा मैं, एक्स लिख दूंगा। तो क्या हो गया 2 पेंसिल। अब 3 रबड़, कौन है 3 रबड़, तो कौन लिखा मैंने 3, रबड़ कौन माना मैंने, वाई माना, तो 3 कौन होगा, रबड़ हो गई। ये 2 पेंसिल हुआ, ये 3 रबड़ हुई, कितने रुपए में हुई, 9 रुपए में हुई। कितना रुपए लिख दिया मैं, 9 रुपए लिख दिया। तो समीकरण ऐसे ही बनाते हैं, पहले एक्स आता है, बीच में प्लस है माइनस आता है, फिर वाई आता है, इक्वल टू कोई नंबर आता है। इस प्रकार अपन रेखीय समीकरण बनाते, कितनी बनाते हैं, 2। तो उसी प्रकार मैंने क्या करा, 2 पेंसिल लिखा, मैंने 3 रबड़ लिखी, कितने रुपए, 9 रुपए में लिखी। अब बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, सर प्लस आएगा, प्लस आएगा तो क्यों आएगा, आप मुझे एक बार बताइए, कोई दुकानदार के पास व्यक्ति जाता है तो पेंसिल लेने जाएगा और रबड़ लेने जाएगा, तो पेंसिल और रबड़ का दोनों को मिला के पैसे दुकानदार को देगा, या पेंसिल रबड़ का दोनों मिला के घटा के दुकानदार को देगा, सिंपल मिला के पैसे देगा। मान चलिए 2 रुपए की पेंसिल आई, 1 रुपए की रबड़ आई, 2 रुपए की पेंसिल 1 रुपए की रबड़ आई, तो दुकानदार को वो 2 + 1 3 रुपए देगा या 2 - 1 1 रुपए देगा। तो हमारे हिसाब से 2 + 1 3 रुपए देगा। तो 3 रुपए की हम प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, सर प्लस कर रहे हैं, इसी बीच में कौन आएगा, प्लस आएगा, ऑब्वियसली बात है। अब समझदार हो गए कि पेंसिल और रबड़ लेने जाओ, दुकानदार को मिला के रुपए दे, घटा के रुपए तो दोगे नहीं, ऊपर तो चल नहीं रहा, ऊपर चल रहा ऊपर चल रहा तो बात अलग है, प्रश्न अपने ऊपर दे रहा है कि नहीं दे रहा, जान पहचान की हो तो भी आप ले आओगे, पर प्रश्न में नियम के साथ जो बोला अपन, इसलिए अपन ने प्लस लगाया है। अब बनाओगे आप दूसरा प्रश्नानुसार, तो क्या लिखोगे आप, पुनः नीचे लिखना दूसरा प्रश्नानुसार। अब दूसरी समीकरण कैसे बनाओ, ध्यान से देखना आप, देखिए अब दूसरी में सेम वही बोला है, क्या बोला, देखिए 4 पेंसिल, कितनी है, 4 पेंसिल, 4 लिखा मैंने, पेंसिल कौन माना मैंने, एक्स माना, तो क्या हो गया, एक्स लिखा, 4 पेंसिल, 6 रबड़, कितनी रबड़ है, 6 रबड़, तो 6 रबड़ कौन माना मैंने, वाई, तो रबड़ कौन लिखा मैंने, वाई, तो 4 पेंसिल 6 रबड़, कितने रुपए में, 18 रुपए में, और बीच में कौन आ जाएगा, प्लस। अभी वही समझाया था, रबड़ और पेंसिल लेने जाएगा, दुकानदार को रुपए मिला के देता है, इसलिए बीच में कौन लगा दिया, प्लस। ये आ गई समीकरण 1, ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। सबसे पहले भाषा वाले प्रश्न आते हैं, आपको ये टारगेट होता है, पहले एक्स मानना पड़ता है, वाई मानना पड़ता है, समीकरण 1 समीकरण 2, फिर उसका किसी विधि से आसानी से आप हल कर सकते हो। तो अब लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब देखिए आपके पास समीकरण कौन आई है, 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9, ये आपके पास समीकरण 1 है। दूसरी आपके पास क्या आई है, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18, ये आपके पास समीकरण 2 है। अब प्रश्न में आपके पास कहीं ऐसा लिखा था कि आप प्रतिस्थापन से करो या विलोपन से करो, डायरेक्ट से करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। तो अपनी इच्छा इस विधि को किसी विधि से आसानी से अपन हल कर सकते हैं प्रश्न को। देखो पहला तरीका से कहा था डायरेक्ट विधि। डायरेक्ट विधि क्या होती है, या दोनों x सेम हो या दोनों y सेम हो, या केवल x सेम होगा या केवल y सेम होगा। x और y दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर x और y दोनों सेम होंगे तो डायरेक्ट विधि नहीं लगती। या x सेम होगा y सेम होगा। देखते हैं इनमें कौन सेम है। सर ये x से x में 2 ऊपर 4 है, ऊपर संख्या 2 नीचे 4 है, तो x तो सेम है नहीं है। सर y में ऊपर संख्या 3 है और नीचे संख्या 6 है, तो यहां भी संख्या अलग अलग है। ना x सेम है और ना y सेम है। सर ना x सेम होता ना y सेम होता, तो दूसरा ऑप्शन हम लगाते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्यों लगाते हैं, विलोपन विधि होती है सिंपल। तो विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, इन दोनों वाले x को सेम करना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों वाले x को सेम करना होता है। सेम करने के लिए करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे देखिए, जो संख्या ऊपर होती है उसका इंटू नीचे कर देते हैं, जो संख्या नीचे होती है उसका इंटू अपन ऊपर कर देते हैं। सर कैसे करते हैं मेरे को समझ में नहीं आया, देखिए एक बार समझ जाता हूं। ऊपर संख्या 2 है तो इसका इंटू में नीचे 2 लिख दो,
नीचे 4 है तो इसके ऊपर में इंटू में 4 लिख दो। तो इससे अपन इंटू करेंगे 4 का समीकरण 1 में और 2 का समीकरण 2 में करेंगे तो आगे वाले दोनों x क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जिससे हमारा x कट जाएगा, y का आंसर आ जाएगा। एक बात समझिए क्या करा हमने, सिंपल सी बात है, जो ऊपर संख्या 2 लिखी वो इंटू 1 2 नीचे लिख दी, जो संख्या नीचे 4 लिखी इंटू 1 ऊपर वो 4 लिख दी। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे 4 से गुणा, समीकरण 2 में करेंगे अपन 2 से गुणा। साइड में आप लिख देना विलोपन विधि के द्वारा, कहीं भी आप लिख देना साइड में या बीच में लिख देना या साइड में लिख देना, विलोपन विधि के द्वारा लिख दोगे आप, ध्यान रखना विलोपन विधि के द्वारा। अब लाइन लिखवाता हूं, लाइन कैसे करेंगे। समीकरण 1 में कर रहे हैं 4 से गुणा, समीकरण 2 में कर रहे हैं 2 से गुणा। तो अब लिखोगे समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में आप 4 से गुणा कर रहे हो और समीकरण 2 में आप 2 से गुणा करने पर। अब ध्यान से कि गुणा सभी में करना है, 4 का गुणा सभी में कर दो, 2 का गुणा सभी में कर दो। 4 का इंटू 2x में करते हैं, 4 इंटू 2x कितना होता है 8x होता है, प्लस का प्लस। 4 का इंटू 3y में करते हैं, 4 इंटू 3y 12y होता है, बराबर का बराबर। 4 का इंटू 9 में करोगे, 4 इंटू 9 कितना होता है 36 होता है। इसी प्रकार आप 4 का इंटू सभी में करा, इसी प्रकार 2 का इंटू आप सभी में कर दोगे, तो 2 इंटू 4x 8x होता है, प्लस का प्लस। 2 इंटू 6y 12y होता है, बराबर का बराबर। और 2 इंटू 36 इतना हो जाता है अपने पास 36 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए अपन आगे कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब क्या करते हैं अपन ने इंटू कर दिया, नीचे इंटू कर दिया, अब चिन्हों को बदला जाता है। क्या करते हैं, चिन्हों को बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, नीचे के द्वारा चिन्हों को बदला जाता है। प्लस वाला आता है माइनस में और माइनस वाला कहां जाता है अपना प्लस में। अब नीचे के द्वारा बदलेंगे। देखिए ये आगे क्वेश्चन है प्लस का मानते हैं, तो अब सभी को पता है प्लस वाला किस में जाता है माइनस में। ये चिन्ह किसका है प्लस, प्लस वाला किस में आ जाएगा माइनस में। आगे क्वेश्चन है क्या मानते हैं प्लस, तो प्लस वाला किस में जाता है माइनस में। यहां लिख देना घटाने पर, घटाने पर। अब ध्यान से देखिए आगे कैसे करेंगे। अब 8x माइनस के लाएगा, 12y माइनस के लाएगा और 36 माइनस के लाएगा, पर ऊपर तो 8x प्लस का ही कहलाएगा, 12y प्लस का ही कहलाएगा, 36 प्लस का ही कहलाएगा। अब प्लस माइनस जो हो रहा है वो आप कर सकते हो। प्लस 8x से माइनस 8x क्या हो गया कैंसिल, प्लस 12y से माइनस 12y क्या हो गया कैंसिल, प्लस 36 से माइनस 36 क्या हो गया कैंसिल, यानी 0 बराबर क्या आ गया 0। ना x में x का आंसर आया ना इसमें y का आंसर आया, तो वह लाइन लिख देंगे। हमेशा क्या होता था भाषा वाले प्रश्न में, यह x का आंसर आता था या y का आंसर आता था। इसमें x भी कटा y भी कटे, संख्या भी कटी, ना x का आंसर आया ना y का आंसर आया। तो अब लिखोगे आगे चल के कि समीकरण 1, समीकरणों ऐसा लिख दो, समीकरणों 1 और समीकरण 2 में, समीकरणों 1 और समीकरण 2 में दो, ऐसा लिख दो समीकरण 1 और समीकरण 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके बहुत सारे हल हैं, ना इसमें x का आंसर आया ना इसमें y का आंसर आया, अनेक हल हैं। आपको क्या ज्ञात करना था, पीछे आपको यह ज्ञात करना था कि प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक पेंसिल एक रबड़ का मूल्य आपको ज्ञात करना था। तो हम लिख देंगे, हम एक पेंसिल और एक रबड़, एक पेंसिल एक रबड़ का अद्वितीय हल अद्वितीय हल प्राप्त
नहीं कर सकते हैं, अद्वितीय हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लास्ट में लाइन लिख दो, क्योंकि दी हुई स्थिति में, क्योंकि दी हुई स्थिति में, क्योंकि दी हुई स्थिति में बहुत से सर्वनिष्ठ हल हैं, बहुत से सर्वनिष्ठ हल हैं। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपना प्रश्न कंप्लीट हुआ। आपसे यही बोला था कि प्रत्येक पेंसिल प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। अपन एक्स वाई लिखा, समीकरण एक समीकरण दो बनाई, जिससे अपन समीकरण एक दो बनाने पर विलोपन विधि करा, अपना एक्स का आंसर आया ना वाई का आंसर आया। तो अपन ने लाइन लिखी, समीकरण एक समीकरण दो के अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसके बहुत सारे हल है ना, इसमें एक्स का आंसर आया ना वाई का आंसर, इसलिए फिर हम एक पेंसिल एक रबड़ का अद्वितीय हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना इसमें एक पेंसिल एक रबड़ का मूल्य न एक्स का मान आया ना वाई का मान आया, तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते कि एक पेंसिल कितने रुपए की हुई, एक रबड़ कितने रुपए की हुई। फिर लिखा, क्योंकि दी हुई स्थिति में बहुत से सर्वनिष्ठ हल हैं, क्योंकि स्थिति दी हुई है इसमें बहुत से सर्वनिष्ठ हल हैं, यानी इसके आंसर बहुत आ सकते हैं, इसलिए हमने लास्ट वाली लाइनें लिखी। तो आई होप आशा करता हूं आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रकार आज की वीडियो में 3 पॉइंट तो खत्म हो गई है। नई प्रश्न सीखेंगे हम 3.3। थैंक यू।